हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखोटी एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में मोलर कंडक्टिविटी की कंसंट्रेशन के साथ डिपेंडेंसी चेक करेंगे कि ये किस तरह से रिलेटेड होती है। अब एक चीज़ समझिए, देखो मोलर कंडक्टिविटी से आने से पहले हम लोगों को कंडक्टिविटी के बारे में आइडिया होना चाहिए। देखो कंडक्टिविटी हो चाहे मोलर कंडक्टिविटी हो, दोनों ही केस में ये किस पे डिपेंडेंट होती हैं? ये डिपेंडेंट होती हैं कंसंट्रेशन पर। अब किस तरह से डिपेंडेंट होती हैं वो एक बार अपन देख लेते हैं कि ये किस तरह से डिपेंडेंट होती है। देखिए कंडक्टिविटी जो है और कंसंट्रेशन जो है, आप उसके लिए एक बार बात करते हैं। एक बार अपन देखिए, अगर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो मान के चलिए कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या भी कम हो जाएगी। भाई सांद्रता कम करने का मतलब क्या है? सांद्रता कम करने का मतलब हो गया कि आयनों की संख्या भी कम कर रहे हो। आयनों की संख्या ही कम है तो आयनों का मूवमेंट भी तो कम होगा। आयनों का मूवमेंट कम होगा तो चालकता या कंडक्टिविटी जो होगी वो कम हो जाएगी ना। तो इसका मतलब हुआ कि कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ऐसा होता है। कंडक्टिविटी किस पे प्रोपोर्शनल होती है? कंसंट्रेशन पे। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि मैंने कंसंट्रेशन कम करना है तो यहां पर ऑटोमेटिकली कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या हो जाता है? वो भी कम हो जाता है। राइट, ठीक है। अब देखिए जो मोलर कंसंट्रेशन है ये किस किस पे डिपेंड करती है? तो वैल्यू ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, किस पे डिपेंड करती है? तो ये बात तो अपन को पता ही है अभी, है ना, कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए कि यहां पर ऐसा क्या हो रहा है, साथ ही साथ ये क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड करती है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड करती है। अब एक बार इसको समझते हैं। देखो अभी जो डिस्कशन है वो मोलर कंडक्टिविटी का है, कंडक्टिविटी का नहीं। तो कंडक्टिविटी तो बस हमें पता चल गई कि कंडक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब इधर देखो जरा, अगर मैं आपको बोलूं कि लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, राइट। हम बोलते हैं कंसंट्रेशन कम होती है। कंसंट्रेशन कम होती है मतलब मोलैरिटी का वैल्यू क्या होता जाता है? कम होता जाता है, राइट। मोलैरिटी का वैल्यू कम होता है तो लैम्डा एम का वैल्यू जो है वो बढ़ता जाता है क्या? राइट। एक जनरल रूल ये समझ में आया कि मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी। अब आप ये बोलोगे कि बोले सर ये रूल तो आप तब लगा सकते हो जब यहाँ पे k का जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, वो कांस्टेंट हो जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि मोलैरिटी की वैल्यू कम करने से, कंसंट्रेशन की वैल्यू कम करने से k का जो वैल्यू है ये भी तो अफेक्ट होगा ना। तो इसका मतलब दिस वैल्यू इज एवरी टाइम चेंजिंग, ये वैल्यू तो हर बार बदलती जाएगी। तो क्या मतलब यहाँ पर ऐसा हमेशा एक्सपोनेंशियल जैसा रिलेशनशिप आएगा क्या? तो नहीं, यहाँ पर ये रिलेशनशिप सही तो है बट याद रखना इसके साथ में टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वाली स्थिति हो गई कि इसके साथ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और भी होनी चाहिए। अब देखो ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कैसे अपन इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है वो अपन को समझ में तो आया, है ना। ये यहाँ पे कंडक्टिविटी लिखा है मैंने, मोलैरिटी का मतलब हो गया कंसंट्रेशन, है ना। मोलैरिटी इज ए यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, तो ये यहाँ पर, राइट। तो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है मोलर कंडक्टिविटी, ये अपन को एक बार समझ में आया। बट ये कहाँ है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का है।
तो देखो बेटा, जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो और कुछ नहीं है, वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फर्स्ट कंसंट्रेशन पर और सेकंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर। अब इलेक्ट्रोलाइट्स तो दो ही टाइप के हो सकते हैं, उसी से ही तो अपन इसका नेचर बताओगे। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट जब दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आप लोग जानते ही हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ना। तो अब आप देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो क्या करता है, कंप्लीट आयनाइजेशन करता है। क्या करता है? कंप्लीट आयनाइजेशन कर देता है। और यहां पे किस तरीके का आयनाइजेशन होता है? वीक में पार्शियल आयनाइजेशन हो जाता है, मतलब यहां पर आंशिक आयनीकरण ही होता है। जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है वो पूरी तरह से अपने आयनों में परिवर्तित नहीं होगा, तो यहां पर ये होगा। ठीक है, अब जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो उसके बाद क्या की गई? रिसर्च की गई कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी में क्या रिलेशनशिप होता है। सिमिलरली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी में क्या रिलेशनशिप होता है। देखो रिलेशनशिप तो कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी में ही निकल के आएगा, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों जो है वो उनका इफेक्ट अलग अलग होता है। अब वो क्या इफेक्ट होता है, कैसे होता है, ये अपन को जानना है। देखिए कैसे होता है वो एक बार आप देखते हैं। यहां तक का तो बात मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अब यहां पे जब रिसर्च की गई तो कुछ साइंटिस्ट ने मिलके कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी, और यहां पे हो गया कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का अंडर रूट यहां पे लिखा हुआ है, राइट। और एक कर्व बनाया, ये कर्व कुछ इस तरह से है, और यहां पे लिख दिया कि ये कर्व किससे रिलेटेड है, ये कर्व रिलेटेड है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। अभी मैं आपको रिसर्च के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, पहले वो बता रहा हूं जहां से अपन लोग चीजों को रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। अब देखो आप यहां पर कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बना है, तो आप ये बोल रहे हो कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाती है वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू बढ़ता जाता है, राइट। यही रूल पड़ा था। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एकदम स्ट्रेट लाइन कैसे आ गया? मतलब आप जो ये बोल रहे हो कि अपन लोगों ने जो रूल लिखा था लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो ये जो डेटा है, ये डेटा ऐसा ना आके ये डेटा कुछ इस तरीके का कर्व बनाना चाहिए था ना। देखो एक बार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ऐसा ही बनता है, स्ट्रेट लाइन क्यों बनी? तो वो एक बार जानते हैं स्ट्रेट लाइन क्यों बनी, इसके पीछे की केमिस्ट्री समझते हैं। देखो मैथमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपन को कर्व बनाते टाइम पे मैथमेटिक्स याद रहना चाहिए, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी केमिस्ट्री पढ़ना। आप तो ये बताओ, जैसे जैसे कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है, कंसंट्रेशन कम होती है पर यूनिट आयंस, पर यूनिट वॉल्यूम आयंस आर डिक्रीज्ड, मैं ये कह रहा हूं, राइट। बिल्कुल सही बात है कि भाई जब कंसंट्रेशन ही कम है तो आयंस की संख्या कम हो गई, आयंस की संख्या कम हो गई तो पर यूनिट वॉल्यूम जो भी आपने वॉल्यूम बना रखा है उसमें आयंस का नंबर तो कम ही हो जाएगा। जब आयंस का नंबर कम हो जाएगा तो आप देखिए इफेक्ट ऑफ कैटायन ऑन एनायन। पहले सॉल्यूशन में क्या होता था, पार्टिकल्स जो है, अच्छा इससे भी पहले एक चीज और लिख लो, जब पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस कम हो जाएंगे तो इसका मतलब इंटर आयनिक डिस्टेंस इंक्रीजेस। यस और नो? देखिए कंसंट्रेशन कम होती है तो पर यूनिट वॉल्यूम पे आयंस डिक्रीज हो जाते हैं, आयंस कम हो गए तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो हम ये बोल सकते हैं क्या, इफेक्ट ऑफ कैटायन ऑन एनायन ये भी डिक्रीज हो गया।
यस अब देखो आयनों के बीच के डिस्टेंस बढ़ने से उनका इफेक्ट कम हो जाता है। इफेक्ट कम होने का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स जो पहले कंडक्टिविटी शो कर रहे थे, देखो आप एक बात समझो कि अगर पार्टिकल्स को कंडक्टिविटी शो करनी है तो आयंस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना होता है, यस और नो, तभी तो कंडक्टिविटी शो होती है। अब जब आयंस ही कम है तो डिस्टेंस ज्यादा तो उनका इफेक्ट भी कम हो गया। अब आप बात समझना, इफेक्ट कम होने का मतलब क्या होता है? इफेक्ट कम होने का मतलब होता है कि यहां पर से मान लो ये था कैटायन, यहां पे हो गया एनायन, तो ये क्या करेंगे कैटायन 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 एक डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसका और इसका जो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन है वो कैसा होना चाहिए? दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। बट अब डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इनका इफेक्ट क्या हो गया? एक दूसरे के साथ में कम हो गया। तो यहां पर जो है इसका इफेक्ट जो है ये न्यूट्रलाइजेशन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं और हमारे पास में क्या हो जाता है? कंसंट्रेशन कम हो जाती है। कंसंट्रेशन कम होते ही हम सब जानते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू बढ़ जाना चाहिए, राइट? अब देखिए इसी तरीके की चीज एक बार यहां पर भी समझते हैं। इस कर्व पे वापस आएंगे एक बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे, है ना? तब तक एक बार अपन सेम स्टडी अपन किसके लिए पढ़ लेते हैं? सेम स्टडी अपन लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी पढ़ लेते हैं। तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर सेम स्टडी की बात की जाए तो देखो यहां पर कैसा कर्व बनेगा? यहां पर कर्व बनेगा कुछ ऐसा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व बनेगा, राइट? अब मुझे ये जानना है कि यार यहां पे क्या हुआ। तो देखो एक चीज तो आप समझो कि कंसंट्रेशन कम हुई, कंसंट्रेशन कम होने के बाद में पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। और सिंस ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है आप ये बताइए, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका मतलब यहां पर होता क्या था? यहां पर तो पार्शियल आयनाइजेशन ही होता था, राइट? लेकिन अब आप देखिए पार्शियल आयनाइजेशन इंक्रीज हो गया। यहां पर क्या हो गया? पार्शियल आयनाइजेशन जो हो रहा था वो इंक्रीज हो गया। बोले क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि आप नोटिस कीजिए आपने कंसंट्रेशन कम किया है, कंसंट्रेशन कम होता है तो वॉल्यूम तो बढ़ गया ना उसका। भाई ये आप इस कंसर्न में नोटिस कीजिए कि आयंस जो है वो पहले जो है वो कम ही अवेलेबल थे, अब यहां पर जो है वो परफेक्टली आयनाइज तो नहीं होते, यहां तो पार्शियली आयनाइजेशन होता है। तो अब यहां पर आयंस का नंबर बढ़ जाएगा, आयंस का नंबर बढ़ जाएगा तो करस्पॉन्डिंगली मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहां पर आयंस का नंबर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है किसके कंपैरिजन में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन। बोले क्यों? क्योंकि यहां पर तो कंसंट्रेशन कम करने का मतलब हम लोग यहां पर ऑलरेडी पहले से परफेक्ट आयनाइजेशन कर सकते हैं, मतलब जितने आयंस थे उतने के उतने ही है। आयंस का जो नंबर है वो देखो, एक बात बताओ, कंसंट्रेशन कम कैसे करते हो? अगर आपने कहा कि मैंने पानी में एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दी और अब मैं बोल रहा हूं कि इसकी कंसंट्रेशन कम करो, देन यू हैव ओनली वन ऑप्शन अवेलेबल, या तो चीनी बाहर निकालो, दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि सोल्यूशन कैसे हो गए? या होमोजीनियस हो गए, तो उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब क्या कर सकते हैं? उसमें वॉल्यूम ही तो बढ़ाओगे ना, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो आयंस का नंबर यहां पर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इस केस में वॉल्यूम बढ़ाने पर, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में वॉल्यूम बढ़ाने पर मोर आयनाइजेशन होता है, मतलब मोर द वॉल्यूम मोर वुड बी द आयनाइजेशन। तो वॉल्यूम बढ़ाने से आयनाइजेशन बढ़ गया। अब आयंस का नंबर अगर बढ़ गया, अब यहां देखो, यहां तो आयंस का नंबर कम हुआ था ना, या आयंस का नंबर बढ़ गया, आयंस का नंबर बढ़ गया आयंस इंक्रीजेस बाय इटसेल्फ, वो खुद से ही इंक्रीज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे आयनाइजेशन हो जाता है। उससे क्या होता है? देखो आयंस का नंबर इंक्रीज होता है, आयंस बढ़ जाते हैं, तो उससे होता क्या है? उससे होता है यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू है वो स्टीपली इंक्रीज हो जाता है, स्टीपली इंक्रीजेस, बहुत ही फास्ट स्पीड से, तरीके से ये जो है बहुत ही फास्ट तरीके से ये इंक्रीज हो जाता है। आई थिंक ये कर्व अपन को समझ में आया, राइट? अब मैं आप लोगों को वो रिसर्च बताता हूं जहां पर ये प्रोसेस किया गया था, जहां पर इससे अपन लोग कॉन्सेप्ट्स निकाल सकते हैं, राइट? तो अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, है ना, किस तरह से बनाया गया है वो देखो एक बार। बस 2 ही लाइन याद रखनी है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन कम करने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन कम करने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन यहां पे स्ट्रेट लाइन इसलिए बनती है क्योंकि आयंस का नंबर कम हो जाता है कंसंट्रेशन कम करने पर। दूसरी बात, आयंस का इफेक्ट कैटायन का इफेक्ट एनायन पर, एनायन का इफेक्ट कैटायन पर कम हो जाता है, दैट इज व्हाई मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है? यहां पर वॉल्यूम बढ़ाने से, कंसंट्रेशन कम करने से
क्या होता है, आयनाइजेशन बढ़ जाता है, आयनाइजेशन बढ़ जाता है तो आयंस का नंबर बढ़ गया, करस्पॉन्डिंगली मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। यहां तक की बात समझ में आई। अब देखो रूल क्या है, रूल ये है, जो रिसर्च करके ये जिस कॉन्सेप्ट पे ये बनाए गए हैं वो आप देखिए एक बार, -a√c। जो रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च की है वो रिसर्च इस बेसिस पे की है, ये जो दोनों कर्व बनाए वो इसी बेसिस पे ऊपर ही बनाए गए हैं। अब आप देखो यहां पर क्या है, a, अब मैं इवन कहता हूं यहां पर नेगेटिव साइन लगा देता हूं तो मैं इसको बोल सकता हूं नेगेटिव स्लोप। अगर आप ढंग से देखोगे तो दोनों ही कर्व की स्लोप कैसी है, नेगेटिव है, राइट। अब इसके बारे में और थोड़ी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि c, तो ये क्या है, कंसंट्रेशन अंडर रूट है ना, अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन प्लॉटेड ऑन x एक्सिस। ये अपन ने कहां पर प्लॉट किया है, x एक्सिस की जगह पर अपन ने इसको प्लॉट कर दिया है, राइट। अच्छा अब इधर आ जाइए जरा, लैम्डा एम, लैम्डा एम का मतलब क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी, और इसको अपन ने कहां पर प्लॉट कर दिया, y एक्सिस पर प्लॉट कर दिया, राइट, प्लॉटेड ऑन y एक्सिस, राइट। ये क्या चीज है, लैम्डा एम नॉट, ये एक तरह से देखा जाए तो इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस। तो ये जो कर्व है ये है तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का ही कर्व है ना। यहाँ पर स्लोप का जो वैल्यू है वो कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव है। स्लोप की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है वो भी अपन लोग यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप एक बार लॉजिक लगाओ, इस कर्व को अगर मैं इधर की तरफ, ऊपर की तरफ एक्सट्रैक्ट करना शुरू करूं, राइट, तो इससे होगा क्या, यहाँ पर कंसंट्रेशन का वैल्यू 0 0 0 0 को अप्रोच करने लगेगा, और एक टाइम ऐसा होगा जब हम लोग यहाँ पर लैम्डा एम की हाईएस्ट वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, राइट। तो द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लैम्डा एम नॉट, क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी तो आएगा, आप ही बताइए, क्योंकि इससे ज्यादा तो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू कभी मिल ही नहीं पाएगा। यस और नो, आप खुद ही नोटिस कर लो ना इसको, राइट। तो इसको अपन लोग क्या बोल देते हैं, इसको अपन लोग बोल देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसको बोल देते हैं। और एक चीज आप ध्यान रखिए कि ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ये कब कैलकुलेट की जाती है, एट जीरो कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसको जीरो कंसंट्रेशन नहीं बोलते हैं, इसको अपन लोग बोल देते हैं, देखो जीरो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जीरो कब हो सकती है, अगर देखा जाए तो नियरली जीरो कंसंट्रेशन हो पाना बहुत मुश्किल है। भाई पानी में आपने, एक गिलास पानी में आपने 1 चम्मच चीनी डाली हुई है, अगर अब आपको ये बोल दिया जाए कि अब उसकी है ना, उसकी कंसंट्रेशन जीरो कर दो, तो आप क्या करोगे, उसमें बहुत 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 पानी मिलाते रहोगे, लेकिन चीनी के पार्टिकल्स खत्म तो नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि नियरली जीरो कंसंट्रेशन है ये, है ना। अगर ग्राफिकल पॉइंट से सोचे तो जीरो कंसंट्रेशन है, लेकिन इसको अपन बोलते क्या है, इस लैम्डा एम नॉट को, इसको अपन बोल देते हैं, वही लिख रहा हूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये कब कैलकुलेट करोगे आप, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप इसको कैलकुलेट करोगे। याद रखना इस चीज को, लैम्डा एम नॉट का जो वैल्यू है वो कब कैलकुलेट किया जाता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत क्यों है, वो इसलिए जरूरत है क्योंकि हम जानते हैं कि इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देंगे ना, कंसंट्रेशन नियरली जीरो कर देंगे ना, देन वी वुड बी ऑब्टेनिंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसकी वैल्यू मिल जाएगी और ये वैल्यू हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी कैलकुलेट की जा सकती है, राइट। अब देखो ये जो स्लोप है, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो स्लोप की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन चार्जेस प्रेजेंट ऑन cations एंड अनायंस। इनके ऊपर जो भी चार्जेस प्रेजेंट होता है, अब देखो दोनों ही आयंस के लिए आइदर इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों में कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट होंगे। अब कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट है तो उनके ऊपर चार्ज भी होगा। तो अब देखो मैं एक चीज बताता हूं, जैसे मैंने आप लोगों से पूछ लिया, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है ना, कि ये इक्वेशन आपको दे दिया, ठीक है, इस इक्वेशन के बेसिस पर फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर कीजिए, राइट। NaCl KBr MgCl2 AlCl3,
इन चारों में से ये चारों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इन्होंने क्या लिखा, ये चारों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो बताइए कौन से आयंस के लिए, कौन से आयंस के लिए स्लोप का वैल्यू सेम होगा। मतलब इन चारों में से कौन कौन से ऐसे सॉल्ट है जिनके लिए स्लोप का वैल्यू सेम होगा। तो देखो स्लोप केवल एक ही चीज पर डिपेंड करता है, चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपन पहले आयंस बना ले और आयंस के अकॉर्डिंगली चार्ज लिख दे। तो यहाँ पे हो गया Na+ और Cl-, नेक्स्ट हो गया K+ और Br-, नेक्स्ट हो गया Mg+2 और यहाँ पे हो गया 2Cl-, नेक्स्ट अगर देखोगे तो Al+3 और इधर हो जाएगा 3Cl-। आप नोटिस करो यहाँ पर कैटायंस के चार्ज सेम है, यहाँ पर एनायंस के चार्जेस सेम है। तो इसका मतलब NaCl और KBr जो है ये दोनों सॉल्ट्स के लिए, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए A का वैल्यू क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। मतलब स्लोप का जो वैल्यू है वो सेम होने वाला है, राइट। अब आप देखो कि मैं अलग अलग कर्व बना देता हूं, आप खुद ही नोटिस करो यहां पर ये सब स्ट्रेट लाइन है और सारे के सारे इससे बनाए जा सकते हैं। बट पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ये जब सारे के सारे आप इसे बना सकते हो लेकिन हर किसी के लिए स्लोप तो अलग अलग हो गया ना। तो ऐसे कौन से दो इलेक्ट्रोलाइट्स है जिनके लिए स्लोप सेम रहेगा, उनके लिए ही सेम रहेगा जिनके लिए कैटायंस और एनायंस पर चार्जेस सेम होंगे। आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भाई यहां पर भी आप देखोगे तो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2, ऐसा नहीं होता है। कंपैरिजन करना है दो सॉल्ट्स के कैटायन का, दो सॉल्ट्स के एनायन का। अगर वो सेम है, देखो दो सॉल्ट्स के कैटायन का और दो सॉल्ट्स के एनायन का, अगर ऐसा है तो क्या करना है, तो अपन लोग इसको बोलेंगे यहां पर कि हाँ यहां पर ये जो है इनके लिए स्लोप सेम है, अदरवाइज नहीं। आप ऐसा कंपेयर नहीं करना है कि कैटायन और एनायन को, नहीं, कैटायन का कंपैरिजन, एनायन का कंपैरिजन ऐसे करना है, देन ओनली हम लोगों को ये यहां से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपन को पता होना चाहिए। अब देखो यार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो आपने मुझे एक बहुत बढ़िया चीज बता दी जिसे अपन बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, राइट। अब मेरा क्वेश्चन ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करोगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप अगर एक्स्ट्रापोलेशन लगाते हो और अपन बोलते हो कि मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू बताओ, तो वो मैं कहां से बताऊंगा। देखो कैसे, ये प्रॉब्लम है, ये अपन बता ही नहीं सकते। देखो कैसे नहीं बता सकते। अगर आप इस कर्व को ऊपर ऊपर लेके जाते जाओगे तो ये बात तो सही है कि कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और कैसी स्टेट मिल जाएगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की केस मिल जाएगी, राइट। ये मिल जाएगा अपन को। आगे बढ़ते हैं। अब जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और आप सब जानते हो कि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये कर्व y एक्सिस को टच कब करेगा, इनफाइनाइट पे। तो आपका मतलब हो गया कि λm0 का जो वैल्यू होगा, λm0 बोलते हैं इसको, है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब वैल्यू ही इनफाइनाइट आना है तो फिर कैलकुलेशन की क्या जरूरत है। तो ये तो है ना केमिस्ट्री के रूल्स को सेटिस्फाई नहीं करता है, नॉट सेटिस्फाई द रूल्स ऑफ केमिस्ट्री। भाई अगर किसी का वैल्यू इनफाइनाइट ही आना है तो फिर उसमें क्या केमिस्ट्री लगाएं या उसको कैसे सॉल्व करें वो तो हम बता ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो आप लोग λm0 का वैल्यू जनरली कैलकुलेट कर ही लेते हो। मेरी बात सुनना जरा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए λm0 का वैल्यू कंसिडर कर ही लोगे, कैलकुलेट कर ही लोगे। क्यों, क्योंकि ग्राफ से मिल जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे कैलकुलेट करें, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक टर्म है, एक साइंटिस्ट है जिसने इसके ऊपर में काम किया था, एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज कोलराउश। तो यहां पर जो अपन लोग अब अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो यही है, कोलराउश लॉ। अब देखो कोलराउश लॉ के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन कम करते जाते हो वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता जाता है, आयंस का नंबर कम होता जाता है, राइट। अब ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वॉल्यूम बढ़ने पर आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है, ध्यान रखना। और आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है, इसी वजह से ये यहां पर जो कर्व है वो स्टीपली इंक्रीज होता है, राइट। अब मेरे को एक बात बताओ, आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो कैटायन का इफेक्ट एनायन पर और एनायन का इफेक्ट कैटायन पर भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब यहां पर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा आएगा। इफेक्ट तो बढ़ेगा ना, इफेक्ट बढ़ेगा, आयंस की संख्या बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जब इस तरीके का कंसंट्रेशन यहां पर हो जाएगा तो देखो हर कैटायन
एनायन पे इफेक्ट लगाएगा और हर एनायन भी केटायन पे इफेक्ट लगाएगा। मतलब आयंस एक दूसरे पर इफेक्ट लगाएंगे जिससे मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो मतलब हर आयन रेस्पॉन्सिबल है ना मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। यस और नो? तो देखो इसने क्या बोला, इसने बोला रूल बनाया एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन the value of molar conductivity is the sum of, और इवन अपन मोलर कंडक्टिविटी की बजाय अगर आप चाहो आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो किसके लिए है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए तो है। तो द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल आयंस, क्योंकि जो हर आयन है वो इसकी वैल्यू में पार्टिसिपेट करता है, वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यूज को इंक्रीज करता है। तो यहां पर अपन को बस यही ध्यान होना चाहिए कि यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो अपन को इंडिविजुअल आयन का लेना है। तो देखो लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू, अब सम करना है। अब देखो भाई केटाइंस जो होंगे, जैसे मान लो कि आपने 1 मोल लिए, तो 1 मोल में है ना, अपन ने 1 मोल लिए तो 1 मोल, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड। अब यहां पर क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 मोल Ca+2 मिल जाएगा और 2 मोल्स मेरे को क्या मिल जाएगा, Cl- आयंस मिल जाएंगे, राइट। तो आप देखो यहां पर क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केटायन, प्लस साइन किसके लिए है, केटायन के लिए, मल्टीप्लाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन। आ रहा है समझ में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केटायन मल्टीप्लाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन। तो इसका अंदर सारे केटायन की मोलर कंडक्टिविटी आ गई क्या इसके अंदर में, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनायन मल्टीप्लाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस। ये बात बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं, क्योंकि देखो आप अलग अलग कितने केटायंस लाओगे, हर केटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ते जाना है। सिमिलरली हर एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ते जाना है, तभी तो बनेगा। तो सोचो 5 केटायन है तो 5 बार प्लस करने की बजाय एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 10 केटायन है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अब देखो अगर मैं इसके लिए बनाना चाहूं CaCl2 के लिए, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा नॉट Ca+2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। ऐसा बना सकते हैं इसको, राइट। और याद रखना ये जो कोलराउश का लॉ है वो किस किस के लिए एप्लीकेबल है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी एप्लीकेबल है और याद रखना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी एप्लीकेबल है। तो बट पॉइंट ये है कि चलो स्ट्रॉन्ग के लिए तो समझ में आता है, स्ट्रॉन्ग के लिए तो क्या होगा कि हमारे पास एक कर्व बनेगा, अपन लोग ये वैल्यू हाईएस्ट डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अदरवाइज मुझे कैल्शियम +2 आयन की Cl- आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज मिल जाएंगी तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। बट पॉइंट मेरे पास ये है कि अगर मैं आपको बोल दूं NH4OH जो कि कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंप्लीटली आयनाइज ही नहीं होगा, और जब ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा तो हमारे पास जो मोलर कंडक्टिविटीज की वैल्यू आएंगी वो अलग अलग आती जाएंगी, राइट। और याद रखिए मोलर कंडक्टिविटीज की वैल्यू, ऑल्दो हमारे कोर्स में नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और कंसंट्रेशन ही था, अपन ने उन्हीं 2 पे बात की, लेकिन याद रखना कंडक्टिविटीज की वैल्यू टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर भी डिपेंड करती है, ठीक है, इन सब पे डिपेंड करती है। तो आप देखो कि यहां पर ये जो NH4OH है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आयनाइजेशन होगा कम, आयनाइजेशन कम होगा तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आनी तो फिर इनफाइनाइट चाहिए, बहुत ज्यादा आएगी ये समझ में आता है, लेकिन कितनी आएगी
तो वो जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी कैलकुलेशन क्या है, वो इम्पॉसिबल जैसी है, कैलकुलेशन हो ही नहीं पा रही है। तो जब कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग इस मेथड से या इस फॉर्मूला से तो नहीं कर सकते, है ना। तो हमारे पास क्या होती है, एक दूसरी अप्रोच है, हम लोग उससे भी इसको सॉल्व कर देते हैं। अब वो दूसरी अप्रोच क्या है, अपन लोग इसके बारे में बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम न्यूमेरिकल्स, राइट। जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इसलिए मैंने लिखा है आपको कि ये जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए करता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो अपन डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। भाई ये डेटा अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा, हमेशा आयंस की मोलर कंडक्टिविटी क्वेश्चन में गिवन होती है बेटा जी, राइट। अब अगर आयंस की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है तो पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने में क्या दिक्कत है, तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये डेटा गिवन नहीं होता, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसका एक्चुअल डेटा, एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं की जा सकती है। तो उसको कैसे करें वो एक बार देखते हैं। तो उसको क्वेश्चन से समझते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन से आप चीजें समझना। आप लोगों को बोला है कैलकुलेट lambda m naught for NH4OH। आपको गिवन क्या क्या है वो देख लीजिए। आपको गिवन है lambda m naught for BaOH होल ट्वाइस। दूसरी वैल्यूज आपको गिवन है BaCl2 के लिए, और तीसरी वैल्यू जो आपको गिवन है वो है NH4Cl के लिए। वैल्यूज क्या क्या है, 524 यूनिट्स में बाद में लिख रहा हूँ, एक मिनट, 280 और यहाँ पे लिख देते हैं 130, पूरा लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गई यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हम लोग ऑलरेडी पहले लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, राइट। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि NH4OH के मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करो, तो आप क्या करोगे, आप यही तो बोलोगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4 प्लस आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस आयन। अगर बस आपको ये मिल जाए तो आप बोल दोगे कि हाँ ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ या कर सकते हो, राइट। अब देखो, इसको करने से पहले अपन लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो इस डेटा को ऐसा लिखा जा सकता है क्या, लैम्डा m नॉट फॉर BaOH होल ट्वाइस। इसको क्या लिखा जा सकता है, लैम्डा m नॉट Ba +2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट OH माइनस लिखा जा सकता है। इधर देखिए, इस डेटा को जो अपन को गिवन है उसको क्या लिख सकते हैं, BaCl2 की मोलर कंडक्टिविटी है। तो देखो लैम्डा नॉट Ba+2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट Cl माइनस, यही तो लिखोगे। और एक लास्ट डेटा जो अपन को गिवन है वो ये है NH4Cl, राइट। अब इधर देखिए, लैम्डा नॉट NH4 प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब देखो, अब अपन लोग 1 2 3 डेटा अपन को गिवन है और इन्हीं से अपन लोगों को ऐसी कैलकुलेशन फिट करनी है जिससे कि हमारे पास सिर्फ क्या बचे, NH4 प्लस और यहाँ पर बचे OH माइनस। तो आप देखो, मैं कुछ इस तरह से कैलकुलेशन करता हूँ जिससे Ba+2 तो हट ही जाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ फर्स्ट में से सेकंड हटा दो, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते तो Ba+2 से Ba+2 तो कट गया, राइट। लेकिन और मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया, 2 टाइम्स ऑफ OH माइनस मिल गया। अब मुझे क्या 2 टाइम्स ऑफ OH माइनस चाहिए क्या, नहीं। तो क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर एक चाहिए मुझे OH माइनस और यहाँ पर चाहिए कि NH4 प्लस, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। इसका मतलब यही तो मतलब हुआ कि इसको भी हटाना पड़ेगा। तो इसको कैसे हटाया जाए वो एक बार आप देखते हैं। तो मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ, इसको बोल देता हूँ से इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 और इधर बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्या करना है वो देखना एक बार। इक्वेशन 3 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आगे बढ़ना, प्लस आपने कर दिया इक्वेशन नंबर 1 और फिर आपने कर दिया इक्वेशन नंबर 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये मैंने मेथोडोलॉजी लगाई है। अब आप देखना एक बार ये मेथोडोलॉजी से काम होता है क्या, क्या निकल के आता है वो एक बार देखे तो सही, है ना। तो देखो, अब मैं ये वाला पार्ट नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अपन सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। तो देखो,
इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो गया 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट NH4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट Cl माइनस। फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें फर्स्ट इक्वेशन जोड़ दो। फर्स्ट इक्वेशन आपने जोड़ दिया तो लैम्डा नॉट Ba+2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट OH माइनस, राइट। माइनस कर देना है किसको? सेकेंड इक्वेशन को। तो जब सेकेंड इक्वेशन को माइनस करोगे तो लैम्डा नॉट Ba+2 और इधर हो जाएगा माइनस में 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट Cl, राइट। अब देखो एक बार, Ba+2 से Ba+2 कैंसिल आउट हो गया। 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट Cl माइनस से 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट Cl2 माइनस हो गया सॉल्व। यहाँ पर क्या बचा? 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट NH4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट OH माइनस। मतलब मेरे को क्या करना है कि ये जो आपने किया है इस पूरे के बाहर, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल रहा है, अल्टीमेटली 2 को अगर मैं बाहर निकाल दूंगा तो मेरे को यहां पर जो मिल रहा है डेटा वो यही तो मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे 2 टाइम्स डेटा थोड़ी चाहिए, मुझे आगे 2 नहीं चाहिए ना, मुझे तो यहाँ पर क्या चाहिए, इस 2 को, मतलब मैं नीचे अगर इस पूरे डेटा को डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय में अगर 1/2 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ NH4OH, यही तो मिलेगा, राइट। तो ये डेटा मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। अब आप देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो अल्टीमेटली थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो थर्ड इक्वेशन के लिए जो डेटा दे रखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 130 इंटू में 2 प्लस इक्वेशन 1 का डेटा जोड़ दो। इक्वेशन 1 का डेटा है 524 माइनस कर दो सेकेंड इक्वेशन का डेटा और इस पूरे को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो आपको आपका डेटा मिल जाएगा ना। आ रहा है समझ में? देखो BaOH whole twice is a strong electrolyte. BaCl2 is also a strong electrolyte. NH4Cl is also a strong electrolyte, मतलब आयनाइज हो जाएगा पूरी तरह से। बट NH4OH तो वीक है ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को की मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इससे अपन लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमेनिंग इज द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को कि ये क्या मतलब है? क्लियर? ठीक है, यहां तक का बात हुआ। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सो दैट वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसको और अच्छे से समझा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है जिसमें आपको कुछ डेटा क्वेश्चन में गिवन है। देखिए कैसे। क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूं, क्वेश्चन इज क्वाइट लेंदी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 कैपिटल M CH3COOH solution is 2220 ohms when measured in a cell having cell constant 0.366 सेंटीमीटर इनवर्स। आपको और क्या क्या गिवन है? देखिए आपको गिवन है लैम्डा m नॉट H प्लस और गिवन है लैम्डा m नॉट CH3COO माइनस। क्या क्या डेटा गिवन है? 349.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और इधर आपको डेटा गिवन है 40.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट क्या करना है वो देखिए। आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट क्वेश्चन कंडक्टिविटी, सेकंड क्वेश्चन मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, फोर्थ क्वेश्चन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
और नेक्स्ट हो गया मेरा डिसोशिएशन कांस्टेंट। देखिए सब छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है यहाँ पर, लेकिन अपन लोगों को इसको इस तरह से पढ़ना है जिससे कि अपन को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और ये जो दो नई टर्म मैं अपने यहाँ पे लिख रहा हूँ ये दोनों नई टर्म भी आप लोगों को क्लियर हो जाए। राइट, अब देखिए एक बार कैसे इसको किया जाए, तो बड़ा ही आसान सा काम है, आप खुद ही देखो। जो डेटा गिवन है उसको सेम टाइम पे हाईलाइट कर लेंगे, लेकिन कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, दैट इज नथिंग बट के इज इक्वल्स टू जी एल बाय ए। ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 बाय आर एल बाय ए। एल बाय ए का मतलब क्या होता है, सेल कांस्टेंट, ठीक है, अपॉन में आर आ गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस। राइट, किसका वैल्यू मिल गया, के का वैल्यू मिल गया। सेल कांस्टेंट का वैल्यू आपको दे रखा है 0.336 डिवाइडेड बाय, यूनिट भी लिख देते हैं साथ में ताकि समझ में आए, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 2220, ठीक है, ये हो गया ओम। तो यहाँ पर आप के का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिक्स को सॉल्व करके। तो यहाँ पे हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या मोर सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो डेटा है कैलकुलेट करने पे आता है 1.648 इंटू 10⁻⁻⁴ कंडक्टिविटी का वैल्यू कंप्लीट। राइट, अब मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी का, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो देखो K का वैल्यू तो अभी अभी फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने, मोलैरिटी क्वेश्चन में गिवन है, इनटू में 1000 हो जाएगा सॉल्व। देखिए जरा, लैम्डा m इज इक्वल्स टू 1.648 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 0.01, यही तो होगा, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी आप CH3COOH सोल्यूशन के लिए तो कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, 1 इंटू 10⁻⁻²। राइट, ऊपर जाके ये सारा डेटा हो जाएगा प्लस, अल्टीमेटली देखना कितना आया, यहाँ पर ये हो जाएगा 10⁵, तो 16.48 इसका डेटा आ जाएगा। बोले क्यों, देखो ऐसा आएगा 1.648 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ प्लस ये हो गई 3 पावर, इधर ऊपर जाके हो जाएगी प्लस पावर प्लस 2 पावर, टोटल मिला के पावर हो जाएगी +5। अल्टीमेटली कितना बचा 10⁻⁴। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये डेटा हो जाएगा 16.48, ये हो गया लैम्डा m, और ये डेटा हो गया हमारा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, यूनिट तो यही आने वाली है। अब आप देखो ये डेटा कब है, किसी टाइम पर है, जब सेल कांस्टेंट ये है, जब रेजिस्टेंस ये है, या जब कंसंट्रेशन ये है। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की कंडीशन है। राइट, अब आपको बोला लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो लैम्डा m नॉट CH3COOH, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, लैम्डा m नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस, यही तो चाहिए। तो जब आप इससे वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसका मतलब हो गया लैम्डा m नॉट, या फिर ये बोले कि लैम्डा नॉट CH3COOH, तो ये क्या होगा 40.9 प्लस 49.1, ये हो गया मेरे पास में 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मतलब मैक्सिमम, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैक्सिमम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो सकती है 390। अभी कितनी है 16.48, अभी तो इतनी है ना। तो अब आप मुझे बताओ कि जब अभी इतनी सी कंसंट्रेशन है तो इसका मतलब हुआ कि ये तो अभी पूरी तरह से तो डिसोशिएट नहीं हुआ ना, थोड़ा ही डिसोशिएट हुआ है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, मतलब अब अगला जो पार्ट है वो मेरा क्वेश्चन है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, इसको अपन लोग डिनोट करते हैं अल्फा से, है ना। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन, अल्फा इज इक्वल्स टू एक्चुअल मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि तभी तो अपन को कितना डिसोशिएट हुआ है वो अपन को पता चल जाएगा। यहां देखेंगे आप लोग 16.48 डिवाइडेड बाय 390, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेटा आ जाएगा 0.0402, ये डेटा इसका आ जाएगा।
अगर आपको लगता है कि बोले जी ये तो मतलब काइंड ऑफ लेस सूटेबल आ रहा है मेरे को, ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग ये कैलकुलेट कर लो, परसेंटेज डिसोशिएशन, मतलब जो डेटा आपको गिवन है उस पर कितना डिसोशिएशन हो रखा है वो आप करोगे, तो जो भी आपने अल्फा निकाला है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स ऑल, राइट। किसी भी टर्म को परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा 4.02%, मतलब 4% ही डिसोशिएशन हुआ है, 4% ही CH3COOH डिसोशिएट हुआ है, इससे ज्यादा वो डिसोशिएशन हो ही नहीं पाया उसका। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखो ये परसेंटेज डिसोशिएशन भी हो गया। अगला पार्ट है कि अगर डिसोशिएट हुआ है तो उसका कोई कांस्टेंट भी होगा। बोले कांस्टेंट का क्या कॉन्सेप्ट है वो एक बार अपन देखते हैं कि कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। अब देखो ये कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो है पॉइंट नंबर 5, CH3COOH है। अब अपन जानते हैं कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो आयनाइज फॉर्म में भी रहेगा, है ना। अगर एक्वस सोल्यूशन है तो ये आयनाइज फॉर्म में भी रहेगा और अनडिजॉल्व फॉर्म में भी रहेगा, दोनों फॉर्म में रहेगा, राइट। इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन बोल देते हैं C, इसकी 0 और इसकी 0। लेकिन जब आपने ये सोल्यूशन बनाया है किसी रेजिस्टेंस पे, किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, है ना, तो उस समय पर क्या हुआ, जितना डिसोशिएट होना था वो हो गया। और कितना डिसोशिएट होना था, इसको 4% ही डिसोशिएट होना था, राइट। तो एट इक्विलिब्रियम, बस उसके आगे तो कोई डिसोशिएशन हो ही नहीं रहा ना, उसके आगे इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर इसको इक्विलिब्रियम मिल गया, तो इसका मतलब हो गया कि C माइनस C अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा C अल्फा और यहाँ पर भी हो जाएगा C अल्फा, यही तो होगा, राइट। तो देखो Kc ये हो गया डिसोशिएशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोल के इसी चीज को डिसोशिएशन कांस्टेंट बोल रहे हैं, बस दैट्स ऑल, और कोई नया काम नहीं है यहाँ पर। इसी को अपन बोल देते हैं डिसोशिएशन कांस्टेंट। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, C अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब आप ही देख लो अल्फा की वैल्यू कितनी कम है, 0.04। तो ये जो अल्फा है ये 1 के कंपैरिजन में तो बहुत कम ही है, तो 1 माइनस अल्फा को क्या मान ले, 1 माइनस अल्फा को नियरली मान लेते हैं 1। तो फाइनली फॉर्मूला क्या हुआ, Kc इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में पता ही है, और कंसंट्रेशन कितनी है, अब भी कंसंट्रेशन है 0.01, लिखा था क्या कुछ वैल्यू 0.01 कैपिटल M, तो कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर में। तो बस ये डेटा आपको यहाँ पुट करना है एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर। तो Kc इज इक्वल्स टू C का वैल्यू हो गया 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 0.0402, इसका कर देना है स्क्वायर। जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे यू विल बी गेटिंग द वैल्यू 1.748 इंटू 10⁻⁻5। ये मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज कैलकुलेट किए सभी में, लेकिन अपन को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो जो आपको डेटा गिवन होता है उससे आप मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, और आप लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन डेटा की हेल्प से या फिर कॉलराउश लॉ से, या फिर अगर आपको बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटीज दे रखी है तो उसकी हेल्प से भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के बाद आप कितना डिसोशिएशन हुआ है वो बता सकते हैं, परसेंटेज डिसोशिएशन पूछ ले तो वो भी बता सकते हैं, और यहां पर CH3COOH है तो उसके लिए डिसोशिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला देखो, अगर मान लो आपके पास सॉल्ट ये गिवन होता, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहां पर क्या कर रहे होते हैं Al+3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ OH माइनस, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर कंसेंट्रेशन कितनी है C, और Al+3 की और इनकी तो कोई कंसेंट्रेशन ही नहीं है। जब इक्विलिब्रियम मिल गया है उस समय पर क्या होगा C माइनस C अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा C अल्फा और यहाँ पे हो जाएगा 3C अल्फा, यही तो होगा। तो अब अगर अपन को Kc कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे हो जाएगा C अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 3C अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में C माइनस C अल्फा। अल्टीमेटली आप देखोगे तो आ जाएगा 3C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। रूल वापस वही है कि अल्फा की वैल्यू 1 से काफ़ी कम होगी तो 1 माइनस अल्फा को नियरली इक्वल टू 1 मान लेंगे, लेकिन फॉर्मूला क्या हो गया अब Kc इज इक्वल्स टू 3C अल्फा स्क्वायर। तो याद रखना आपको जो सॉल्ट गिवन हो, जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट गिवन हो, उसके अकॉर्डिंग
डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला बदल जाएगा, रेस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज विल रिमेन सेम। इसीलिए मैंने यहां पर CH3COOH और AlOH होल थ्राइस ये दोनों अलग अलग के लिए मैंने कैलकुलेट करके बताया, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि Kc का फॉर्मूला पहले तो क्या था और अभी क्या कन्वर्ट हो गया है ना। पहले Kc का फॉर्मूला था C∝², अभी ये कन्वर्ट हो गया तो 3C∝² हो गया। और इजी है, ये तो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा ही है, राइट। तो अब देखिए आप लोगों ने वेरिएशन पढ़ा, क्या क्या डिपेंडेंसी होती है कंसंट्रेशन पर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे बिहेव करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे बिहेव करता है, ये अपन को समझ में आ गया, राइट। दिस कंप्लीट्स योर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपन ने कवर कर लिए। सो आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।